हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो लंबे समय के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ बोर्ड पर और एक नया सेमेस्टर शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से अगस्त तक सभी लोगों की परीक्षाएं तो ख़त्म ही हो जाएंगी, बल्कि नया सेशन शुरू हो जाएगा या तो जुलाई की लास्ट वीक में या मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के फर्स्ट वीक तक आप सब अपने अपने कॉलेजों में होंगे और अपनी क्लासेस में होंगे। हाँ, अब चूंकि नया एडमिशन चल रहा है, अभी सीयूईटी के रिजल्ट आने हैं और भी बहुत सारा काउंसलिंग वगैरह होनी है। तो अगस्त मतलब है एक ऐसा समय जब आप अपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अ, पिछला जो सेमेस्टर रहा है उसमें मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे प्रयोग किए। फिजिक्स की तो जो क्लासेस थी ही, मैथमेटिक्स के साथ भी मैंने प्रयोग किया, इलेक्ट्रिकल के साथ भी प्रयोग किया, उसके भी वीडियो अपलोड किए, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी मैंने वीडियो अपलोड किए। तो जस्ट टू चेक व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ वेरी मोर सुटेबल फॉर मी। तो कई सारे बच्चे अभी सलाह देते हैं, इवन क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर आप इस नए सेशन के लिए क्या कुछ क्लासेस शुरू करेंगे कि नहीं, और केमिस्ट्री और मैथ और भी बहुत सारे जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके बारे में आप शुरू करें। तो बच्चों देखो, ऐसा है कि यूट्यूब हैज़ बीन चेंज, यूट्यूब बदल चुका है। एक ज़माने में जहाँ आप यूट्यूब पे ढूंढते थे, हम थोड़ा सा अपने ज़माने की बात करें 2010 के समय की, 10-12 के दौरान, तो जो मिल जाए ठीक है, अदरवाइज़ बुक हैं और जो नोट्स हैं, ये सब चीज़ें मटेरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। वीडियो मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। लेकिन अब क्या होता है कि हम बुक्स के लिए गूगल नहीं सर्च करते, हम पहले यूट्यूब पे जाते हैं, उससे कोई कंटेंट सर्च करते हैं, किसी ने उसको पढ़ाया है कि नहीं। तो नाउ यूट्यूब इज़ एक गेम हो गया है, टीम का गेम हो चुका है। बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं एंड देन दे स्टार्टेड टू डिलीवर द कंप्लीट सोल्यूशन। तो आप वहाँ पर सभी विषयों की वीडियो या जो भी है वो आप वहाँ पर मिल सकते हैं। बट इस मामले में हम एक अकेले प्लेयर हैं। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि जितना मुझसे हो पाता है, जो मेरी कुव्वत के अंदर रहेगा, उतना ही हम कर पाएंगे। फिजिक्स इज़ माई नेटिव सब्जेक्ट, यू कैन से। ये मेरा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी का लंबा समय गुजारा है या गुजार रहा हूँ, दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट। ऑल्दो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपकी उससे मोहब्बत नहीं होगी तो आप फिजिक्स को कभी भी पूरी तरह से प्यार नहीं कर पाओगे। तो वो तो एक एक पार्ट है ही, वो तो भाषा है जिससे हम फिजिक्स को बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स, फॉर मी मैथमेटिक्स इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज़ समथिंग जिसके थ्रू फिजिक्स को समझा जा सकता है और जिसके थ्रू फिजिक्स को समझाया जा सकता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन टीचिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। जब आप टीचिंग करते हो मैथमेटिक्स की, तो आप बाकायदा जो मैथमेटिक्स के टूल्स हैं, थ्योरम, कोरोलरी, उसके स्टेप्स, उसके थ्रू करते हो। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है, जस्ट प्रॉब्लम है, दे हैव नो एनी फिजिकल ग्राउंड। तो वो मैथमेटिक्स के साथ है। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, बट टीचिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ लिटिल बिट डिफरेंट देन learning electronics in physics. Electrical is a very closely related subject. इलेक्ट्रिकल हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा उसके साथ अट्रैक्शन रहा है, डोंट नो। जब ट्वेल्थ का भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आता था तो कुछ ज़्यादा ही था, बस नहीं रहा वैसा, उसका मौका नहीं मिला। अगर मैं सोचता हूँ, अगर मुझे अपने समय में बीटेक करने का मौका मिलता तो मैं इलेक्ट्रिकल से करता, क्योंकि ट्वेल्थ में मुझे इलेक्ट्रिकल सर्किट और सब कुछ कुछ ज़्यादा ही फैसिनेटिंग लगता था। तो वो फैसिनेशन अब पूरा करने का मुझे लगता है कि मेरे पास है मौका, यूट्यूब ने वो मौका दे रखा है मुझे। तो एक दो दो चीज़ें जो मैं शुरू कर सकता हूँ, जो मुझे लगता है मैं कुछ हद तक कर सकता हूँ, एक तो है फिजिक्स और दूसरा है शायद इलेक्ट्रिकल। शायद इसलिए क्योंकि अगेन मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ाने में अंतर होता है। होता क्या है कि फिजिक्स के होने की वजह से हम शायद अनकॉन्शियसली उसकी गहराइयों में उतरना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा रहा है, फिजिक्स की ट्रेनिंग का ये हिस्सा रहा है कि जस्ट गो इनटू द डीप एंड फाइंड द डीपेस्ट थॉट फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। बट एप्लीकेशन वाले विषय है जैसे इंजीनियरिंग, आपको बस एक सब्जेक्ट लेना है, एक टॉपिक लेना है एंड जस्ट इमीडिएटली ट्राई टू फाइंड कि उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक अप्रोच की अंतर होता है। तो अभी मैं फिजिक्स के साथ हूँ, फिजिक्स शुरू करूँगा और
आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा इलेक्ट्रिकल शुरू करूँ और फिर देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो कमिटमेंट नहीं कर रहे हम, पहले वीडियो से कह रहे हैं, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए तो मैं आपको ये करा दूंगा, ये करा दूंगा, नथिंग। दिस इज़ जस्ट अ जर्नी। आप अगर मुझे देखोगे इस वीडियो में तो आप बस मेरी यात्रा देख रहे हो, और उस यात्रा के दौरान कुछ चीज़ें अगर मेरी बताई हुई आपको अच्छी लगे, ये मेरा सौभाग्य है। और अगर नहीं अच्छी लग रही तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व जितना मेरे अंदर है। तो मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कर ही नहीं सकता हूँ, दिस इज़ बेईमानी होगी कि मैं आपको ये कराऊंगा ये कराऊंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं कोशिश करूँ करने की। तो फिजिक्स डेफिनेटली आई विल डू फिजिक्स, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब जितना मेरी क्षमता है उतनी क्षमता पे। अच्छा, अब जो फिजिक्स की बात आती है तो अगर आप देखोगे जाके मेरे पुराने वीडियो, तो करीब शायद 2 साल हो गए हैं। एक तो AKTU है, ठीक है, एक तो AKTU है। AKTU का मतलब होता है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश में जिसके कोर्सेस हैं। अब तो AKTU यूनिवर्सिटी तो दिल्ली का, सॉरी नोएडा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, लखनऊ, मेरठ, और ये सब, इन सभी जगहों पर इसके सिलेबस चलते हैं AKTU। और AKTU का पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा रखा है। उसके बाद फिर एक और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो मेरी एनालिटिक में दिखते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे विजिटर्स ऐसे हैं यूट्यूब पर जो मैं अपनी एनालिटिक में देखता हूँ, जो कि ग्वालियर के हैं, मध्य प्रदेश के, इवन इंदौर के हैं। एक बड़ा, चूँकि इतना रोबस्ट हो चुका है यूट्यूब, तो वो मुझे दिखाता है कि इंदौर सिटी के आपके पास बहुत सारे व्यूवर्स हैं। तो इंदौर सिटी के जो बहुत सारे व्यूवर्स हैं वो RGPV, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं, और ये मध्य प्रदेश का आपका यूनिवर्सिटी है। तो RGPV एक ये यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आगे आने वाले समय में तो एक तो दिल्ली भी है, बट मैं उसके बाद जाता हूँ तो वहाँ पर मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पुणे के हैं। ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब एक शॉकिंग रहा कि पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस को मैं तो सीधे डायरेक्टली नहीं देख रहा था, लेकिन फिर भी पुणे के काफ़ी बच्चे थे इसमें। तो फिर इस बार जब मौका मिला तो मैंने पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखा। हालांकि इसके सिलेबस को मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था, बट इसके ऊपर कुछ कर नहीं पाए। तो देखा पुणे यूनिवर्सिटी में काफ़ी हद तक ऐसा कंटेंट है जो पूरे का पूरा तो नहीं, लेकिन मेरे इन AKTU की वीडियो के लेक्चर से मिलता है। तो पॉसिबली जो आप बच्चे हो वो शायद अपने सिलेबस का वो हिस्सा, पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो हिस्सा जो आपको मैच करता हुआ दिख रहा था उसको शायद आप देख रहे थे। तो ये एक यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। और एक और यूनिवर्सिटी के मेरे पास बच्चे दिखे जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी, कुछ शहर थे जिन शहरों का उसमें मेंशन था। जब मैंने उसको गूगल सर्च किया तो पता चला ये वो शहर हैं जिनके बच्चे मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े होते। तो ये मान के चल रहे हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो कि वो देख रहे होते हैं। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने इसमें नहीं मेंशन किया उसका सिलेबस, चूँकि शायद मुझे लगा कि शायद मैं उसको देख पाऊँ, और अगर भविष्य में मौका मिलेगा तो हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। अब हो क्या रहा है, ये आपको 4 यूनिवर्सिटी दिख रही हैं, लेकिन इनके जो कंटेंट हैं, फिजिक्स का जो कंटेंट है उसमें कुछ हद तक सुपरपोजिशन है। कुछ क्रेडिट में ज़्यादा हैं, कुछ क्रेडिट में नॉर्मल हैं, कुछ 2 सेमेस्टर में पढ़ते हैं, कुछ एक ही सेमेस्टर क्रेडिट के हिसाब से। तो इस तरह के यहाँ पर वेरिएशन है। तो जब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ, तो इन यूनिवर्सिटीज़ को इस बार हम कोशिश करेंगे अपने इस फिजिक्स वाले सेक्शन में कंप्लीट करने का। तो आप जब इस चैनल को देखोगे तो आपको बाकायदा प्लेलिस्ट मिलेगा। आप प्लीज़ उन प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। मैं उसमें बता दूंगा, एक प्लेलिस्ट होगी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की होगी, एक प्लेलिस्ट होगी मुंबई की होगी, एक प्लेलिस्ट होगी AKTU की तो ऑलरेडी है, एक इस सेशन के लिए हम बनाएंगे, और एक प्लेलिस्ट होगी मुंबई की। मुंबई की हो गई, एक पुणे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की। इसमें हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो मतलब कुछ वीडियो ऐसे होंगे जो राजीव गांधी में भी चूँकि टॉपिक है तो यहाँ पर भी होंगे और यहाँ पर भी होंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम जो वीडियो बनाएं वो टॉपिक वाइज बनाएं, और आपके सिलेबस के हिसाब से प्लेलिस्ट में आपको रख देंगे। तो आप जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको एक
यूनिट के हिसाब से वहाँ पर हम बोल देंगे, बता देंगे, आप थोड़ा देखोगे वीडियो में कि ये टॉपिक मुंबई यूनिवर्सिटी में आता है, यूनिट नंबर 1 में है, या ये टॉपिक मुंबई यूनिवर्सिटी की यूनिट नंबर 1 में है और SPPU के यूनिट नंबर 3 में है, क्योंकि इस तरह का है थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो आप उस हिसाब से अपने टॉपिक को वहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह का यही पूरा है। तो हो सकता है इन यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से मुझे कुछ वीडियो डेडिकेटेड ऐसे बनाने पड़े जो किसी किसी खास यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से ही है, और कई वीडियो ऐसे होंगे जो इन सब में कॉमन होंगे। तो आप अपनी प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा, क्योंकि हम तो जब वीडियो पोस्ट करेंगे वो तो जनरली पोस्ट होता रहता है। प्लेलिस्ट के हिसाब से आप देखिएगा कि आपकी प्लेलिस्ट में वो है कि नहीं, और अगर लगे कि नहीं है तो बस इसको ये समझिएगा कि एक सिंगल हैंडेड कोई आदमी काम कर रहा है और वो एक ह्यूमन मिस्टेक उसके साथ हो रही है। सो इस दया भाव के साथ आप प्लीज़ सजेस्ट करिएगा कि कैसे इसको हम कर सकते हैं, क्या उसको वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा सा व्यापक रूप से और लोगों को भी जाए, क्योंकि जब इस शहरों के बच्चे वेबसाइट चैनल पर विजिट करते हैं और उनको एक शायद उसका कंटेंट नहीं मिलता है, तो फिर वो और कहीं जाते हैं ढूंढते, डेफिनेटली और भी लोग होंगे जो इसको कर रहे होंगे। तो अपने हिस्से का मेरे पास जो है वो हम यहाँ पर करे दे रहे हैं। जल्दी से मैंने कुछ यहाँ से आपको अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कुछ पुणे यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। तो पुणे यूनिवर्सिटी का जो ये सिलेबस है वो सिलेबस 5 यूनिट का। बहुत जल्दी से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो 5 क्रेडिट का है। 5 क्रेडिट का है। क्रेडिट सिस्टम जो कि अभी आज को लगभग शायद भी सब पूरे देश में हर कोर्स में आ चुका है, जिसमें ये होता है कि आप अगर कोई पर्टिकुलर सेमेस्टर पास करना चाहते हो तो आपको पेपर पास करने होंगे और उसकी क्रेडिट आपको उस हिसाब से स्कोर मिलता चला जाएगा। तो टोटल क्रेडिट उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आपने अपने पूरे सिलेबस, पूरे प्रोग्राम में कितने कोर्स पढ़े हैं और पास किए हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिट का है। अच्छा, क्रेडिट 5 होने की वजह से नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, इन्होंने टीचिंग स्कीम दी है, वो कह रहे हैं कि 4 आवर्स की थ्योरी होगी और 2 आवर्स के प्रैक्टिकल्स होंगे। तो 2 आवर्स के आपको प्रैक्टिकल होंगे, 2 आवर के आप प्रैक्टिकल करोगे और 4 आवर्स आप पर वीक इसके लेक्चर लोगे। 4 आवर्स पर वीक लेक्चर, और टोटल लेक्चर कितने हैं? 8, 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 छंग 48। 6 यूनिट हैं। हर यूनिट को 8-8 घंटे का इन्होंने दिया है। तो इसका मतलब है 12 हफ्तों का ये सिलेबस उन्होंने बना के रखा है। तो इसकी पढ़ाई जो होगी वो 12 हफ्तों की इस सिलेबस के हिसाब से कम होनी है। 12 या 13 हफ्तों का ही होता है। अब देखें, सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पहला जो है वो वेव ऑप्टिक्स का है। पहला आपका यूनिट जो है वो वेव ऑप्टिक्स का है, जिसके अंदर आपका शुरुआत होगी इंटरफेरेंस के साथ, डिफ्रैक्शन के साथ और पोलराइजेशन के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरफेरेंस होगा, डिफ्रैक्शन होगा, पोलराइजेशन होगा। दूसरी यूनिट जो है वो है लेज़र एंड ऑप्टिकल फाइबर। ये लेज़र प्लस ऑप्टिकल फाइबर है। इसके अंदर आपका पहला हिस्सा लेज़र का है, जिसमें बेसिक लेज़र मैकेनिज्म है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेज़र है, सेमीकंडक्टर लेज़र है, हेट्रोजंक्शन लेज़र है, गैस लेज़र है, एप्लीकेशन, होलोग्राफी, ये सब चीज़ें आ रही हैं। ऑप्टिकल फाइबर में पैरामीटर है, एक्सेप्टेंस एंगल है, एक्सेप्टेंस कोण है, अपर्चर है, टाइप ऑफ फाइबर है, एटेन्यूएशन है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में बताना है, एडवांटेज के बारे में बताना है। ठीक है, तीसरी यूनिट जो है हमारी वो क्वांटम मैकेनिक्स की है। क्वांटम मैकेनिक्स में, और क्वांटम मैकेनिक्स में डे ब्रॉय हाइपोथेसिस से लेकर के फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, हाइजेनबर्ग वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर, एप्लीकेशन, इनफाइनाइट डी पोटेंशियल, फाइनाइट पोटेंशियल वर्ल्ड, टनलिंग, अल्फा डीके, स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप, टनल डायोड, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब दी गई। थोड़ा सा एक्सटेंड हुए हैं ये कंपेरेटिवली AKTU के। चौथी यूनिट जो है वो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। काफ़ी कुछ SPPU परोस रहा है अपने बच्चों के सामने, और जो कि एक प्रॉब्लम मैं कहूँगा अभी इस लेवल पे है, क्योंकि आप जस्ट 12th पास करके आ रहे हो। तो 12th पास बच्चा इतना कुछ, और इसकी प्रीरिक्विजिट भी वैसे कुछ खास नहीं। 12वीं में ऐसा नहीं, NCERT बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। तो 4th यूनिट है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, बैंड गैप ड्यू टू द डिफ्रैक्शन,
lattice band theory, effective mass, Fermi-Dirac, conducting this position of Fermi level, p-n junction, basic band diagram, पोटेंशियल बैरियर का डेरिवेशन लिखा है, डेरिवेशन, आइडियल डायोड इक्वेशन, सोलर सेल एप्लीकेशन के फॉर्म में, हॉल इफेक्ट, वाह वाह वाह, मतलब जो हसरत थी सब पूरी कर ली उन्होंने। पांचवी यूनिट जो है वो दो हिस्सों में है, एक है मैग्नेटिज्म और दूसरी है सुपर कंडक्टिविटी। मैग्नेटिज्म में ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक डिवाइसेस, ट्रांसफार्मर कोर, मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटो ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग, ठीक ठाक ज़बरदस्त तरीके से। सुपर कंडक्टिविटी में उन्होंने दिया है कि सुपर कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, परसिस्टेंट करंट, मेसनर इफेक्ट, टाइप 1 टाइप 2, लो एंड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, एसी डीसी, जोसेफ्सन इफेक्ट, स्क्विड, जिसका बेसिक कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, एप्लीकेशन ऑफ स्क्विड, क्या बात है, और एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स, ये भी सब दे दिया उन्होंने। तो कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं, मोह में ग्रस्त हैं और सब कुछ दे दिया उन्होंने। और छठी यूनिट है जो बहुत ही यूनिक है मुझे लगी इसको देख करके, दैट वाज द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और प्लस नैनो, नॉन डिस्ट्रक्टिंग टेस्टिंग एंड नैनो। और क्लासिफिकेशन क्या है, टेक्निक नॉन डिस्ट्रक्टिंग की प्रिंसिपल क्या है, एडवांटेज क्या है, अकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग वगैरह, रेडियोग्राफी टेस्टिंग के बारे में, क्या बात है। टेक्नोलॉजी में बात करें तो इंट्रोडक्शन नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कन्फाइनमेंट सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और मेडिकल में कैसे यूज होगा, इलेक्ट्रॉनिक, स्पेस, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, सब दे दिया उन्होंने। तो एक आई वुड से अ वेरी एक्सटेंडेड सिलेबस, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सिलेबस ये मैं कहूँगा, जो कि पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चे फिजिक्स के इस कोर्स में पढ़ेंगे, जहाँ कि उनको काफ़ी कुछ है, मतलब काफ़ी कुछ है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में भी काफ़ी कुछ है, मैग्नेटिज्म, नॉन डिस्ट्रक्टिंग टेस्टिंग, क्वांटम मैकेनिक्स, सब में तो काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है। तो इट्स अ ह्यूज, आई वुड से ह्यूज सिलेबस। द मुंबई यूनिवर्सिटी का जो हमारा सिलेबस है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में दो हिस्सों में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 होता है और सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 होता है। तो जहाँ ये एक सेमेस्टर में आपसे इतना कुछ पढ़वा रहे हैं, वहाँ ये 2 सेमेस्टर पढ़वा रहे हैं। और हर सेमेस्टर में इसका जो क्रेडिट है वो कितने का है, इनका क्रेडिट 2 क्रेडिट का, जस्ट 2 क्रेडिट। जहाँ ये 5 क्रेडिट का था, मुंबई वाले सिर्फ 2 क्रेडिट ले रहे हैं। तो 2 क्रेडिट यूनिट नंबर 1 में ले रहे हैं, सॉरी सेमेस्टर 1 में ले रहे हैं, 2 क्रेडिट सेमेस्टर 2 में ले रहे हैं। और अगर इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 का सिलेबस देखें तो कैसे है, कैसे प्रिंट हुआ है ये, अरे भाई क्या किया। पहला तो क्वांटम मैकेनिक्स, अच्छा क्वांटम मैकेनिक्स जो ये है, इसमें मैंने देखा है इन्होंने बहुत अच्छी सी कुछ अलग सी बात लिखी है, प्रीरिक्विजिट्स। अच्छा, मतलब प्रीरिक्विजिट्स का मतलब ये है कि आपको इस सिलेबस को पढ़ने से पहले ये पढ़ना पड़ेगा, ये मालूम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से प्रीरिक्विजिट्स जो होती है वो शायद मेन सिलेबस का हिस्सा नहीं होती, हाँ नॉर्मल ट्रेडिशन नहीं होती, इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है। तो प्रीरिक्विजिट का मतलब है आपको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मालूम होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, डिब्रॉय रिलेशन मालूम होना चाहिए, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट मालूम होना चाहिए। अब ये 12th में होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सिलेबस, कुछ इंजीनियरिंग सब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बाकायदा इस चीज़ को पढ़वाती हैं एज अ मेन टॉपिक, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी जो है वो इसको एज अ प्रीरिक्विजिट मान रही है कि भाई आप कहीं से इसका ज्ञान लेकर के आओ और फिर हमारे साथ इसको पढ़ना शुरू करो। इनका मेन सिलेबस शुरू होता है डिब्रॉय हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव, वेव पैकेट, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी जो कि वहाँ पर भी था, सावित्री भाई पुणे यूनिवर्सिटी में भी था, वेव फंक्शन वहाँ पे था, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, हाइजेनबर्ग है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, श्रोडिंगर टाइम है, इंडिपेंडेंट भी है, डिपेंडेंट भी है, और 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल भी है, क्वांटम कंप्यूटिंग भी है। तो क्या होने वाला है कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस है ये मुंबई यूनिवर्सिटी MU और सावित्री बाई फुले का सेम है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से ऐसी है जो कि आपको दोनों प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो एक ही रहेगा, प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, तो आपको उसी वीडियो से सब दोनों लोगों का काम चल जाएगा। और ना केवल दोनों बल्कि AKTU का भी उसी के अंदर ही है। AKTU में क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह नहीं है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग का जो वीडियो हमें बनाऊंगा
वो AKTU की प्लेलिस्ट में उसको नहीं डालेंगे क्योंकि वो उनके सिलेबस का नहीं है, हालांकि पढ़ा रहेगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है मुंबई में वो है क्रिस्टलोग्राफी। ये बिल्कुल नई चीज़ है, क्रिस्टलोग्राफी यहाँ नहीं है। पुणे यूनिवर्सिटी में क्रिस्टलोग्राफी नहीं है, AKTU में क्रिस्टलोग्राफी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टलोग्राफी है। तो आप, मैं कहूँगा पहला यूनिट तो क्वांटम का था, ये इसकी पहली यूनिट है। तो देख रहे हो आप, जो पुणे यूनिवर्सिटी में तीसरी यूनिट है वो मुंबई यूनिवर्सिटी की पहली यूनिट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी यूनिट आती है वो है आपकी क्रिस्टलोग्राफी यानी क्रिस्टल फिजिक्स। तो क्रिस्टल फिजिक्स एक बहुत ही एक्सटेंडेड फिजिक्स है, बहुत कुछ उसके अंदर बताने के लिए है। आपसे प्रीरिक्विजिट के बारे में कहा गया है कि आपको यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक ये मालूम होना चाहिए, बल्कि डायमंड स्ट्रक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे भी मालूम होना चाहिए। प्रीरिक्विजिट है, तो पूरे सिलेबस का आधा हिस्सा तो प्रीरिक्विजिट है। मेन सिलेबस क्या है हम आपको बताएंगे। मेन मिनट इंडिसेस क्या होती हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। उसके बाद तीसरी यूनिट जो है वो यहाँ है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो पुणे यूनिवर्सिटी का जो यूनिट नंबर 4 है, मुंबई का यूनिट नंबर 3 है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। अगेन इसमें वो आपसे सेमीकंडक्टर, हाँ अगेन वो आपसे इसमें कह रहे हैं कि आपको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मालूम होना चाहिए, एनर्जी बैंड इन कंडक्टर। तो जो पुणे यूनिवर्सिटी कहते हैं कि हम बताएंगे एनर्जी बैंड, वो मुंबई वाले कहते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए। फिर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर डायोड, IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व, फॉरवर्ड और रिवर्स। अच्छा, शुरुआत कहाँ होती है, यहाँ कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप, जो कि यहाँ पर भी है, और फर्मी लेवल, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी एनर्जी लेवल, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों में, इम्प्योरिटी का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, मोबाइलिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है, हॉल इफेक्ट क्या है, फर्मी लेवल डायग्राम PN जंक्शन का बताएं, रिवर्स के लिए, फॉरवर्ड के लिए, अनबायस के लिए, और एप्लीकेशन में आपके पास LED है, जेनर डायोड है, फोटोवोल्टिक है। तो आई वुड सजेस्ट 70% तक सिलेबस सेमीकंडक्टर फिजिक्स का मिल रहा है, बल्कि मुंबई यूनिवर्सिटी में थोड़ा कम है, पुणे यूनिवर्सिटी में थोड़ा सेमीकंडक्टर ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया, तो ये आपका मैच कर गया, ठीक है, मैच कर गया। उसके बाद इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, ओनली इंटरफेरेंस, नथिंग मोर देन। ये डिफ्रैक्शन नहीं पूछेंगे आपसे, ये पोलराइजेशन नहीं पूछेंगे। तो पुणे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट यूनिट मुंबई यूनिवर्सिटी की 4th यूनिट है, बट ओनली इंटरफेरेंस, नॉट डिफ्रैक्शन, नॉट पोलराइजेशन। अब इंटरफेरेंस में डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है, थिन फिल्म का है, थिकनेस कैसे निकालोगे, ओरिजिन ऑफ कलर, साबुन में बुलबुले में जो रंग होते हैं वो क्यों होते हैं उसके बारे में बताइए, वेज शेप का क्या होगा, न्यूटन रिंग कैसे बनेंगी, फिर थिन वायर को कैसे उसकी थिकनेस निकालोगे, उसके बाद फिर लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कैसे निकालोगे, किसी लेंस का कर्वेचर कैसे टेस्ट करोगे, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग कैसे बनाई जाती है, और कैसे हाईली रिफ्लेक्टिंग फिल्म बनाई जाती है। तो ये एप्लीकेशन पार्ट पे है थोड़ा सा। तो आई वुड सजेस्ट कि इसका मुंबई में कुछ एक्स्ट्रा है, जो एप्लीकेशन है कुछ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन एक्स्ट्रा है। उसके बाद फिर अगला जो यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 जो है यहाँ पर देखो, यूनिट नंबर 5 है, यहाँ है सुपर कंडक्टर, जो कि यहाँ पर भी था, लेकिन मैग्नेटिज्म की बजाय सुपर कैपेसिटर्स पूछ रखा है इन्होंने, एक नया टॉपिक यहाँ डाल रखा है, सुपर कैपेसिटर्स। तो सुपर कंडक्टिविटी तो वही है, क्रिटिकल, टाइप 1, टाइप 2, हाई टेम्परेचर और ये सब चीज़ें हैं। सुपर कैपेसिटर एक टॉपिक है जो बिल्कुल नया है मुंबई में। और छठी यूनिट जो है इनकी, छठी यूनिट जो है उसमें क्या है, इन्होंने लिक्विड क्रिस्टल, निमेटिक, सिमेटिक और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मल्टीफेरोइक, टाइप 1, टाइप 2 ये सब पूछ रखे, क्योंकि नई चीज़ है। और मैग्नेटो रेजिस्टिव ऑक्साइड, मैग्नेटो रेजिस्टेंस, GMR, CMR मटेरियल, और इंट्रोडक्शन टू स्पिनट्रॉनिक्स कर रखा है। ये पूरी तरह से नहीं, यहाँ जहाँ सावित्री बाई फुले में या पुणे यूनिवर्सिटी में नैनो दे रहे हैं, वहाँ पर इस पर्टिकुलर मुंबई यूनिवर्सिटी में आपके पास कुछ हायर टॉपिक हैं, ठीक है। GMR, CMR हो गया, या स्पिनट्रॉनिक्स अपने आप में उभरता हुआ विषय है और शायद उतना डिस्कस नहीं होता है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड किस्म का विषय है, बट इफ़ पॉसिबल वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस टॉपिक एज मच एज पॉसिबल। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 चीज़ों को डिस्कस किया है बच्चों। एक तो पुणे के बारे में बात की है, मुंबई के बारे में बात की है। अगर AKTU के बारे में बात की तो करें, तो मैं ये कहूँगा कि चाहे पुणे यूनिवर्सिटी हो चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी हो, उसकी तुलना में AKTU का सिलेबस कंपेरेटिवली थोड़ा सा माइल्ड है।
उतने हार्श नहीं हैं वो अपने बच्चों के ऊपर फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से लेकर के। तो सेमीकंडक्टर वो नहीं पढ़ा रहे हैं, वो बिल्कुल आपके क्वांटम है, एटॉमिक है, क्वांटम है, सुपर कंडक्टर है, लेज़र है, ऑप्टिकल फाइबर, वो सब पढ़ा करके वो आगे बढ़ा दे रहे हैं बच्चों को। तो ये है हमारे पास एक पूरा खाका जो मैंने आपके सामने रखा है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी का सिलेबस मैंने जानबूझ के यहाँ डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ओवरलैपिंग नहीं दिखाना चाहते थे। आरजीपीवी के लिए अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सवाल है कि कब से वीडियो आना शुरू करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या कहूँ, बस ये है कि 7-8 दिन लगेंगे अभी, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारे पास एक स्टॉक कर लें, हम अपने जो वीडियो हैं उनको रिकॉर्ड करके एक बार रख लें अपने पास, कम से कम 8 से 10 वीडियो का एक बफर हो जाए। तो एक बफर हो जाने से क्या होता है, खुद पे थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, खुद को समय देने का मौका मिलता है। तो बफर हो जाएगा मेरे पास, तो मैं एक शेड्यूल के तहत आपको वीडियो पोस्ट करता रहूँगा, और जो वीडियो पोस्ट करते रहेंगे वो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और एक शेड्यूल के तहत आप वो वीडियो को पढ़ते रहिएगा। पढ़ना ही काफ़ी नहीं होगा, उसके साथ अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी तो वो फिर हम लोग कमेंट के थ्रू या करके आपसे बात कर लेंगे। अच्छा, पिछले साल कोरोना के टाइम में बच्चों के साथ जुड़ने के लिए हमने एक ऐप डेवलप किया था, एक ऐप डेवलप कराया था। वो ऐप अभी भी उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आरजीएस क्लासेस ऐप है। उसमें भी आप जाओगे तो फ्री मटेरियल का एक सेक्शन होता है, उस फ्री मटेरियल के सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ मैं फ़ोल्डर बना दूंगा, उन फोल्डर्स पे आपको ज़रूरी मटेरियल मिल जाएंगे। किताबें उताबों का जो भी है वहाँ पर कुछ हम हद तक, अगर वो कॉपीराइट वाला इशू नहीं है, सिंपल कॉपी किताबें उस तरह करना है तो हम उसको वहाँ पर भेज देंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँगा उसको आप अपनी बुकों से या स्टडी मटेरियल जो रीडिंग असाइनमेंट के रूप में देंगे उससे आप कर लीजिएगा। प्लीज़ आप मत कहा करिएगा कि सर नोट्स दे दीजिए। देखो बच्चों, नोट्स दे देना एक बहुत ही बुरा कल्चर जो कि डेवलप हो गया है। हम लोग तो कभी नहीं कहते थे और ना कभी कहना पसंद करते थे कि सर नोट्स दे दीजिए, सर समझा दीजिए, नोट्स लिख दिया है उसको चेक कर लीजिए। क्योंकि ये जो मानसिकता है कि किसी के नोट्स मिल जाए बिना मेहनत करे मलाई खाने वाली जो स्थिति, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, आपके कमेंट को मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा, और बुक के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, बुक आप ले सकते हैं, जहाँ जहाँ जो टॉपिक आएगा मैं आपको बुक के बारे में बता दूंगा, आप उन बुक को देखो, ऑनलाइन अवेलेबल ऑनलाइन देखो, अपनी लाइब्रेरी में देखो, कम से कम जाओ उनको कोशिश करो और चीज़ों को थोड़े खुद से करने की कोशिश करो, एफर्ट करो। ठीक है, अब मैंने लिखा और मैंने आपको कहा सर आप हमें दे दीजिए, तो हमेशा हम ये कहेंगे मेरे नोट्स पढ़ने से अच्छा है किताबें पढ़ लो। किताबें मुझसे ज़्यादा अच्छे से लिखी गई हैं, जितना मैं लिख रहा हूँ उससे अच्छे तरीके से बताई गई हैं। क्योंकि नोट्स मैं अपने लिए कुछ तैयार करता हूँ कि भाई ये बोलना है, ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है। ऐसा ना हो कि भावनाओं में बह करके हम कहाँ देश दुनिया की राजनीति में खो जाएं और दुनिया भर का बताना शुरू कर दें। तो उसके लिए मैं एक खाका अपने पास रखता हूँ। तो अगर आपको इतनी श्रद्धा है तो ठीक है, वो खाका मैं आपके सामने ऐसे रख दूंगा, आप उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, उसकी जेरॉक्स करा के मैं आपको डाल दे दूंगा, उसी ऐप पे डाल देंगे अगर मेरे हाथ का ही लिखा हुआ कुछ चाहिए। अदरवाइज माय सजेशन इज़ दैट जस्ट आप लेक्चर सुनो, आपको जो समझ में आए आप उसको अपने शब्दों में किताबों की सहायता से अपने पास लिख लो। हाँ, इतना भले कर सकते हो, इतना आप कर सकते हो, मैं आपके साथ मेल शेयर कर दूंगा कि सर ये मेरे कुछ लिखा है, 1 यूनिट का लिखा है, इफ़ पॉसिबल जस्ट चेक इट एंड कमेंट, अगर कुछ उसमें आप देख सकें तो मैं कोशिश करूँगा, मैं उनको देख करके अगर उसमें कुछ कमेंट होगा तो उस पे उसी पे ही मार्क कर देंगे और वही पीडीएफ आपको वापस भेज देंगे, तो आप उसको अपनी कॉपी में इनकॉर्पोरेट कर लो या जैसा करना चाहे आप उसे कर लो। ये एक रास्ता हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, बस यहीं पर हम आज की बात रोकते हैं और आने वाले क्लास में मैं आपको चाहे तो अपने कम्युनिटी में या वैसे भी किसी शॉर्ट के थ्रू मैं आपको बताता रहूँगा कि कब हम कौन सा शेड्यूल फॉलो करने वाले हैं। तो भले ही अब देखो लाइव के लिए भी सिस्टम का बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है। मैं इस समय फ़ोन से बात कर रहा हूँ एंड आई डोंट थिंक सो कि फ़ोन इज़ कैपेबल टू कैटर द लाइव सेशन। लैपटॉप इज़ ऑल्सो नॉट वेरी रोबस्टेड मशीन्स टू कि जिससे हम उस तरह से लाइव
का कर सकें। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने देखा है लाइव, मैंने खुद भी कई कुछ क्लासेस को लाइव ज्वाइन किया है। यूट्यूब का लाइव जो होता है मेरे ख्याल से दैट इज़ यूजलेस, बिकॉज यूट्यूब का लाइव इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहाँ आप चैट कर सकते हो। अगर मैं आप शायद ही कोई कोई कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन पढ़ता होगा, लिखता होगा चैट में, मैंने तो नहीं देखा, मेरा अनुभव तो नहीं है। और अगर किसी ने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछ भी लिया तो टीचर के पास हमेशा चॉइस होती है, वो सो स्किप कर सकता है। मे बी वो ही इज़ नॉट प्रिपेयर, मे बी ही और सी इज़ नॉट इन द मूड ऑफ आंसरिंग दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलते रहे। हाँ, ये एक स्टैटिस्टिक्स रहती है कि हाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कोई किसी को हेट कर रहा है, कोई किसी को लव कर रहा है, कोई किसी को अब्यूज़ कर रहा है, कोई किसी के साथ कर रहा है, मैं उसमें आर्गूमेंट कर रहा हूँ। सो शायद लाइव का उतना ज़्यादा यूज नहीं कर पाए, बट मतलब दिस दैट इज़ बियॉन्ड माई सेटअप। मेन कहने का मतलब मेरा ये है कि कंडक्टिंग लाइव क्लासेस इज़ बियॉन्ड माई सेटअप, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट कि एक कैमरे के थ्रू एक वो कर सकते हैं। हाँ, इतना है, रिकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ और रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो शेड्यूल जो होगा वो बहुत जल्द, मेरे ख्याल से 20 तारीख से पहले या 20 तारीख तक, 20-22 या 22 तक मैं शेड्यूल आपको आउट कर दूंगा। और फिर उस शेड्यूल के हिसाब से आपके पास जो कि बफर हो जाएगा, तो मैं वीडियो पहले से शेड्यूल कर दूंगा और आपको उस टाइम पर वो वीडियो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, सो आप उनको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आतुरता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी बहुत ज़्यादा उत्साहित या हतोत्साहित नहीं होना है, आपको भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हतोत्साहित नहीं होना है, और एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको हम लोग ले जाएंगे। अगेन माई अप्रोच इज़, आई डोंट थिंक सो दैट वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज मतलब एक बहुत बड़ा क्लाउड जो होता है, दैट वो इस अप्रोच को के साथ रिजोनेट करता है। बिकॉज अगेन दिस इज़ जस्ट अ फ्लो ऑफ माई ट्रेनिंग एज अ फिजिक्स पर्सन, कि कई बार मैं चीज़ों के डीप में चला जाता हूँ। कई बार वो अननेसेसरी होती है, आई एग्री, कई बार वो अननेसेसरी होती है, लेकिन कई बार मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ उस डीप में जाने के लिए, क्योंकि शायद जो ऊर्जा मैंने उस डीप में जाने में लगाई है, वो ऊर्जा मुझे मोटिवेट करती है कि एक बार ज़रा इसको भी बता दो, कि सुनने वाले लोगों को ये तो लगे कि ये सतही नहीं है, इसमें भी गहराई है। तो वो एक रहेगा, उसी कोशिश करेंगे कि हम उतना जितना ज़रूरी है आपके लिए उतना जाएं, ताकि आपका समय भी व्यर्थ ना हो अगर आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है प्यारो, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, और इन सारे सिलेबस के साथ आपसे हम फिर रूबरू होंगे, और अपने कमेंट के थ्रू आप बताते रहिएगा, ज़रूर बताते रहिएगा कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास कि मैं आपके साथ और बता सकूं, फीडबैक ले सकूं। एंड फॉर अ टीचर फीडबैक आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है, देखो जब बच्चे सामने बैठे होते हैं ना, तो हमें पूछने की ज़रूरत नहीं होती, अच्छा बताओ बच्चों मैंने क्या समझ में आया, उनकी आंखें बोलती हैं, उनकी जो मासूम आंखें होती हैं, उनका जो चेहरा होता है बोलता है। शायद ही कोई दिलीप कुमार साहब जैसा बड़ा एक्टर हो कि दिल में दर्द छुपाए हुए कॉमेडी मूवी कर रहा है, या अमिताभ बच्चन जैसा हो कि उस तरह का है कि चेहरा स्क्रिप्ट के हिसाब से दुखी या खुशी हो जाता है, और दिल में कैसा भी भाव हो, ऐसे गिने चुने लोग होते हैं। तो एक क्लास जो होती है ना, वो बिल्कुल बच्चों से जो भरी होती है, उसमें उनके चेहरे बोलते हैं। तो मुझे बहुत, हम मतलब सभी टीचर्स को ऐसा नहीं होता है कि तो बताओ तुम्हें आया कि नहीं, वो चेहरा बताता है तुम्हें आया कि तुम्हें नहीं आया। तो उस हिसाब से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, चीज़ों को 2 बार बतानी है 2 बार बता सकते हैं, किसी को खड़ा करके उसकी प्रॉब्लम पूछनी तो पूछ सकते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। एक मशीन के साथ हम बात कर रहे हैं, और आप भी एक मशीन को देख रहे हैं, तो वाया हम हैं। तो साधन के रूप में हमारे पास यही है। अगर ऐप आप डाउनलोड करते हैं, तो ऐप में जो चैट सेक्शन है वहाँ से आप कुछ बातचीत कर सकते हैं। इन भविष्य में अगर कभी, देखो व्हाट्सएप के साथ मेरा अनुभव बहुत ख़राब है। मैंने इससे पहले वाले सेशन में जो बच्चे थे उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, 300-350 बच्चे जुड़े, और सबसे खुशी की बात यह है कि उसमें मतलब पूरे उत्तर प्रदेश को, तो मुझे लगता है बच्चे मेरठ के हैं, गाजियाबाद के हैं, नोएडा के हैं, गोरखपुर की तरफ के बच्चे हैं, कुछ मुंबई के बच्चे भी हैं उसके अंदर। लेकिन सम पीपल स्टार्टेड टू पोस्ट अ वेरी, मतलब बहुत ही बुरे तरह के इमेजेस, बहुत बुरे तरह की भाषा,
ये बड़ा ही आश्चर्य होता है कि एक 18-20 साल का बच्चा कितना ज़्यादा दूषित हो चुका है, उसकी मानसिकता कितनी दूषित हो चुकी है। इस तरह की सोच, इस तरह की भाषा, इस तरह की अप्रोच, ये समझ लो वैसा है जैसे कि जैसे कोई एक्सपर्ट जो होता है ना, जो जैसे मान लीजिए कैंसर का एक्सपर्ट है, तो वो उनकी अनुभव ऐसा हो जाता है कि किसी व्यक्ति की स्थिति, भले उसकी बायोप्सी रिपोर्ट ना देखे, लेकिन एक शुरुआती रिपोर्ट देख के वो बता सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ इन ट्रबल। मे बी आने वाले साल या 8-2 साल में ये दुनिया को अलविदा कर देगा। ये अनुभव बता देता है उनका, ठीक है? उसकी उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट आएँगी बाद में जब आएँगी, बट अनुभव जो होता है बता देता है, उसके चाल-ढाल, हाव-भाव, वेशभूषा, कुछ पैरामीटर देख कर के। इस 15-16 साल का जो मेरा करियर है, जो टीचिंग कर रहा हूँ और हायर स्टडीज़ में रहा हूँ, चूँकि बड़े-बड़े बच्चों के साथ पढ़ाया है, मैच्योर मोस्टली एडल्ट्स के साथ, चाहे वो एमएससी के हों, चाहे वो एमटेक के हों। इतना तो अनुभव हो गया है कि आपकी भाषा, आपकी बोलचाल, आपकी सोच, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख कर के एक ट्रेजेक्टरी समझ में आ जाती है। और बहुत बुरा लगता है जब वो ट्रेजेक्टरी किसी डिज़ास्टर की तरफ जाती हुई दिखती है, कि इस तरह की भाषा और इस तरह की बोलचाली का हश्र केवल यही होता है कि ये समाज में हो सकता है साल 2 साल और रहे, उसके बाद किसी न किसी रूप में समाज से निकाल करके ये किसी ऐसी जगह पर रख दिया जाएगा जहाँ मतलब जहाँ इसके लिए अच्छी बात, जो शायद उसके लिए उतना एक्सेप्टेबल ना हो। बट क्या कर सकते हैं? अल्टीमेटली मेरा ये मानना है, अब इसको भाग्यवादिता कहें या अनुभव कहें, कि सबकी एक नियति तय है और उस नियत तक वो पहुँचेगा, पहुँचना है। हम अपने कर्मों से इतना बदल सकते हैं कि जब हम उस नियत को प्राप्त हों तो हम किस मानसिक स्थिति में हैं। जब हमें वो नियत मिलेगी तो हमें खुशी-खुशी वहाँ पहुँचे हैं, अच्छे मेंटालिटी के साथ वहाँ पहुँचे हैं, या शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से टूटे हुए स्थिति में वहाँ पहुँचे हैं। और वो जो स्थितियाँ प्रारब्ध होता है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सबके लिए होता है, जीवन के ये चरण होते हैं। अब इसको आप फिलॉसफी कहो, अध्यात्म कहो, या सिर्फ एक अनुभव कहो, बट दैट इज़ ट्रू। तो फिर चलिए, आज की बातें हो गई मतलब भर की। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे आपसे और फिर आपको प्रॉपर थ्योरी की हम क्लासेस शुरू करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।